हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सीटेट की सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है सारी क्लासेस को लेकर। तो देखिए, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे ही सब्जेक्ट्स की, और कल की जो वीडियो थी उसमें हमने हिंदी का एक गद्यांश सॉल्व किया था और साथ में एक पद्यांश भी सॉल्व किया था। यानी कि जो 15 मार्क्स का आपका हिंदी लैंग्वेज में गद्यांश पद्यांश आते हैं दो, वो हमने कल कंफर्म कर लिए थे और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करी थी। और मैंने आपको बोला था कि इस प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक दूसरा हिंदी लैंग्वेज का क्या करेंगे, गद्यांश सॉल्व करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हमारी अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चल रही हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और डेली इवनिंग में 6 बजे हमारी CDP की क्लास भी होती है। CDP में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। टोटल 47 सेट हम लगा चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स उन क्लासेस को देखते हैं। रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं ना, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए क्लासेस को करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन है सिर्फ आंसर बता दिया, ऐसा नहीं। आंसर के पीछे का पूरा रीज़न हम जानते हैं, जिससे आपका कंटेंट भी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इवनिंग वाली क्लासेस भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी का एक गद्यांश सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, कैसी ट्रिक लगानी है। और मैंने कल की वीडियो में भी आपको समझाया था कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ट्रिक जाननी ज़रूरी है। ये जो आपके मार्क्स होते हैं ना, ये फ्री के होते हैं, बस आपको नकल करना होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपके सामने ये गद्यांश है, ठीक है, हिंदी का। और गद्यांश के नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस गद्यांश से रिलेटेड। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बोला था फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको 1-2 क्वेश्चन देख लेने हैं, ताकि वो क्वेश्चन जब आपके दिमाग में रहेंगे ना गद्यांश पढ़ते हुए, तो वहीं पर आपको उन 1-2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये होती है ट्रिक, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है और आप इजीली आंसर तक पहुंच भी जाते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें अपने मन से तो आंसर करना नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इसमें जो आपका गद्यांश दिया है उसी में से बस नकल करनी है, और नकल करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना होगा। तो चलिए समझते हैं आज का हमारा गद्यांश। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, एक सामूहिक सपना रचना रेखांकित शब्दों से क्या तात्पर्य है। यानी कि ये जो रेखांकित किया ना सामूहिक सपना, इससे क्या तात्पर्य है पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, संगठन का विस्तार होने पर क्या बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी, ठीक है। संगठन का विस्तार होने पर क्या बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी। तो चलिए अब हम अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं, यानी कि पैसेज पढ़ लेते हैं। अब देखिए, वो 2 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेंगे और हम अपने आंसर तक भी पहुंचेंगे। कैसे, देखिए, ये है, जैसे जैसे संगठन नए गांवों में फैल रहा है, वैसे वैसे यह महसूस हो रहा है कि जुड़ने वाले हर साथी की सोच का गहराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। 9 लोगों के लिए साथ साथ एक सामूहिक सपना रचना एक बात है, और कई हजार लोगों के लिए ऐसा सपना बुनना कुछ और है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, सामूहिक सपना रचना। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक सामूहिक सपना रचना, इस रेखांकित शब्द का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। मिलजुल कर किया गया कार्य, मिलजुल कर किया गया लक्ष्य, या समूह में रहने की आदत, या एक दूसरे की इच्छा का आदर। अब देखिए, ये क्या है, ये है फ्रेंड्स आपका मिलजुल कर किया गया एक लक्ष्य। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक सामूहिक सपना रचना, एक लक्ष्य की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, 9 लोगों के लिए साथ साथ एक सामूहिक सपना रचना एक बात है, और कई हजार लोगों के लिए ऐसा सपना बुनना कुछ और है। यानी कि यहाँ पर लक्ष्य तय किया जा रहा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, सामूहिक सपना रचना, इसमें रेखांकित शब्द का तात्पर्य है मिलजुल कर तय किया गया जो लक्ष्य होता है, ठीक है। क्योंकि समूह में ही तो हम ये काम कर रहे हैं, सामूहिक सपना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। इसका आंसर हमको मिल गया था ना, बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं। और कई हजार लोगों के लिए ऐसा सपना बुनना कुछ और, जाति वर्ग और लिंग के भेदों में उलझी जिन गुत्थियों से यह संगठन जूझना चाहता है, कि उसकी समझ बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे संगठन को विस्तार और वैचारिक गहराई दोनों मिलते चलें, ठीक है। आगे है, विचार विमर्श से सुझाव निकला कि क्यों न, देखिए विचार विमर्श किया, उसके बाद क्या सुझाव निकला है कि क्यों न उसी तरह पद यात्राएं करें जैसे नहर के मुद्दे के लिए लोगों को जोड़ने के लिए की गई थी। ये अभी भी जाएं,
बेशक मई की दोपहरिया परेशान कर डालेगी, लेकिन इस वक्त खेती का काम न होने से गांव के लोग फुर्सत में होते हैं, इसलिए यह समय संगठन को मजबूत करने में बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मई के महीने में सब लोग फ्री होते हैं, कह रहे हैं फुर्सत में होते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि संगठन का विस्तार होने पर क्या बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी, बताइए। संगठन की नीतियों में बदलाव, या संगठन का प्रचार प्रसार, या सदस्यों की संख्या में वृद्धि, या फिर सोच समझ में खुलापन। संगठन का विस्तार होने पर कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी। अब देखिए यहाँ पर आपको आपका आंसर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये समझ से रिलेटेड था। यहाँ पर एक जगह हमें दिखा था, चलिए उसे हम देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, जाति वर्ग और लिंग के भेदों में उलझी हुई गुत्थियों से यह संगठन जूझना चाहता है कि उसकी समझ बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे संगठन को विस्तार और वैचारिक गहराई दोनों मिल सकें। तो संगठन को विस्तार यानी कि उसकी समझ बनाने के लिए ये चीज़ की जा रही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है ना, संगठन का विस्तार होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोच समझ का खुलापन। तो समझ पर आधारित एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो सोच समझ में खुलापन, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। था ना, बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कई हजार लोगों के लिए सपना देखना कठिन क्यों हो सकता है, बताइए। पूरा पैसेज तो हमने पढ़ लिया, ऐसा कठिन क्यों हो सकता है, क्योंकि भेदभावपूर्ण व्यवहार अगर रहेगा तो कई हजार लोगों के लिए सपना देखना कठिन हो सकता है। अब भेदभावपूर्ण से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, जाति वर्ग और लिंग, जाति वर्ग और लिंग के भेदों में जो उलझी हुई गुत्थियां हैं, यानी कि जो समस्याएं हैं, वह क्या कर रहा है, यह संगठन इस चीज़ से जूझना चाहता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव से रिलेटेड हो रहा है। अगर भेदभाव रहेगा तो ये प्रॉब्लम कह रहे हैं हमारी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, यानी कि कई हजार लोगों के लिए ये जो सपना है ये देखना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन को किन से जूझना पड़ता है। ये सेम क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। अभी हमने उस गद्यांश में एक लाइन देखी ना, जाति वर्ग भेद, इन सभी में क्या हो रहा है, इस संगठन को जूझना पड़ रहा है इस वजह से, और यही ये वाला क्वेश्चन भी इसी से कनेक्टेड था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगठन को किन से जूझना पड़ता है, जाति वर्ग और भेद से, ठीक है। इनसे इनको क्या होता है, जूझना पड़ता है। चलिए हम फिर से एक बार देख ही लेते हैं, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जाति वर्ग और लिंग के भेदों में उलझी जिन गुत्थियों से यह संगठन जूझना चाहता है। संगठन जूझ रहा है जाति वर्ग और लिंग के भेदों में उलझी हुई जो समस्याएं हैं। गुत्थी मतलब क्या होता है, समस्याएं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमको मिल गया, जाति वर्ग और भेद से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स, ये कोई टफ नहीं होता है। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, इतना टाइम लगेगा, हम पढ़ते रह जाएंगे, नहीं, इतना कुछ नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, कल वाला एक गद्यांश और पद्यांश भी सॉल्व किया था, लेकिन आज का जो गद्यांश मैंने लिया है ये आपका ना पेपर 2 का गद्यांश है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। क्योंकि मैं जितने भी आपको गद्यांश पद्यांश करा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयरली पूछे हुए हैं, और आज का वाला ये जो है आपका पेपर 2 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। और आप जानते ही हैं पेपर 2 में पूछा है मतलब पेपर 1 के लिए तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर 1 की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। ये वाला गद्यांश ना आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन यहाँ से हमको क्या करना है, हमारा मोटिव है प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हैबिट यहाँ पर बनती जाएगी, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना कि संगठन को किन से जूझना पड़ता है, जाति वर्ग और भेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए क्या रणनीति बनाई। संगठन के लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई, बताइए। पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखा, या जनसभाओं का आयोजन किया, या संचार माध्यम का उपयोग किया, या पद यात्राओं का आयोजन किया, बताइए। चलो हम देख ही लेते हैं, संगठन के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन सी रणनीति बनाई गई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए इधर से हम देख लेते हैं, विचार विमर्श से सुझाव निकला कि क्यों न उसी तरह पद यात्राएं करें। पद यात्राएं करने का इन्होंने क्या किया, सुझाव निकाला, जैसे नहर के मुद्दे से नए लोगों को जोड़ने के लिए की गई थी। तो हमने क्या किया, लोगों ये बात पहुंचाने तक लोगों ने क्या किया, पद यात्राएं करने का सोचा, ठीक है। तो आंसर तो हमको मिल गया, ये रहा, पद यात्राओं का आयोजन। संगठन के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रणनीति अपनाई गई, पद यात्राओं का आयोजन। यहाँ पर ना ही जनसभाओं की बात हो रही है, ना ही पत्र पत्रिकाएं,
और ना ही संचार माध्यम। आपने गद्यांश में कहीं देखा? ये सब नहीं देखा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने मन से आंसर यहाँ पर नहीं लगाने होते हैं। यहाँ पर आपको बस गद्यांश को देखना है, उससे नकल करते हुए आंसर टिक करते चले जाना है समझ करके। आपको लग रहा है अगर कि पैसेज में कुछ गलत दिया है, मैं इसको सुधार करके आंसर अपने मन से कर दूं, तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोला है, गद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आपको गद्यांश से ही रिलेटेड ढूंढने होते हैं, ना कि अपने मन से करने होते हैं। अगर गद्यांश में पानी को पत्थर कहा जा रहा है तो आपको भी पानी को पत्थर मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि गद्यांश में वो चीज़ कही गई है और क्वेश्चन भी आपसे गद्यांश से ही पूछा है। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद यात्राओं के लिए गर्मी का ही समय क्यों चुना गया? बताइए, जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो कहा गया ना कि मई में हम पद यात्राएं कर सकते हैं, तो उन्होंने मई का टाइम यानी कि गर्मी का टाइम क्यों चूज करा? पहला ऑप्शन है, पदयात्रा के लिए यही समय उपयुक्त है, या गांव के लोग उस टाइम फुर्सत में होते हैं, या फिर संगठन के पास और कोई काम नहीं था, या फिर लक्ष्य पूरा करने की शीघ्रता थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि पदयात्राओं के लिए जो गर्मी का समय उन्होंने चुना, यानी कि मई का टाइम जो चुना था? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको याद भी होगा, हम देख भी लेंगे अभी क्योंकि हम रिक्रॉस करते हुए चल रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था कि मई के टाइम में यानी कि गर्मी के टाइम पर पद यात्राएं करने का उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि उस टाइम पर लोग फुर्सत में होते हैं। उसमें लिखा था ना गद्यांश में कि उस टाइम पे ना ही खेती का काम करना होता है, तो लोग एकदम फुर्सत में होते हैं। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक बार गद्यांश में देख लेंगे ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, बेशक मई की दोपहरिया परेशान तो करेगी क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन इस वक्त खेती का काम न होने से गांव के लोग फुर्सत में होते हैं। देख लिया ना कि उस टाइम पे खेती का काम नहीं होता है, इसलिए गांव के लोग फुर्सत में होते हैं। तो ये हमें अपना आंसर मिल चुका है और हमने यहाँ पर लगा भी लिया है। कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, पदयात्राओं के लिए गर्मी का ही समय इसलिए चुना गया क्योंकि गांव के लोग उस टाइम पर फुर्सत में होते हैं। आई होप आपको इजी लग रहा होगा फ्रेंड्स, और एग्जाम होने तक हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कर चुके होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया बने रहेगी। और देखिए फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लासेस आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वहाँ पर भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहे हैं। साथ में हिंदी पेडागोजी की भी हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। वैसे सारी क्लासेस का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ में टैगवर्ड्स देखना बिल्कुल भी ना भूलें। यस, टैगवर्ड्स के लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सीटेट क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस टैगवर्ड्स। मैं आपको खुद ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने भी यूज़ करी थी और इसी तरीके से मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हो चुके थे। ठीक है, और आप भी उसी तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको पहले समझने हैं टैगवर्ड्स क्या हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करने हैं। अब टैगवर्ड्स की सारी जो भी प्लेलिस्ट है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैंने हर सब्जेक्ट के टैगवर्ड आपको बताए हैं, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, संस्कृत, जितना भी आपका पेपर 1 पेपर 2 में होता है। ठीक है, अब वो प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि वो तो जनवरी सीटेट के लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं नए तरीके से करवाऊँ तो मैं करवा दूंगी, लेकिन टैगवर्ड्स आपके चेंज नहीं होते हैं, टैगवर्ड्स वही रहेंगे और उसी तरीके से आपको अप्लाई करना होगा जिस तरीके से मैंने उन वीडियोज़ में आपको समझाया है। वो टैगवर्ड्स ना आपके तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक आपका सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं होता। तो इसलिए अभी नए करवा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब क्योंकि रहने तो वही हैं। तो आप लोग उन टैगवर्ड्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको टैगवर्ड्स समझ में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गहराई शब्द क्या है? अभी हमने ये जो गद्यांश पढ़ा है, यहाँ पर गहराई शब्द आया था ना, तो इसी गद्यांश में जो गहराई है इसका ये शब्द क्या है पूछा है आपसे। क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, परसर्ग है या गुणवाचक विशेषण है। अब ये क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि अरे यहाँ तो व्याकरण का क्वेश्चन पूछ दिया, इट मीन्स हमको व्याकरण भी पढ़नी पड़ेगी। जी नहीं, आपको व्याकरण यहाँ पर नहीं पढ़नी है। व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पैसेज के अंदर से ही आते हैं और 1 या फिर 2 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा व्याकरण के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये जो व्याकरण है बहुत ही ईजी पूछी जाती है। आप देख रहे होंगे, आप आंसर भी आपने लगा लिया होगा,
इसमें कुछ भी रटने की या व्याकरण के नियम याद करने हैं, ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं गलत स्ट्रेटेजी के साथ वो पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। अब एक दो क्वेश्चन देख के उनको लगता है कि हमें पहले व्याकरण को क्लियर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, बहुत ही ईजी है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी यहाँ पर वो व्याकरण वाली जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होने लगेगी। अब देखिए गहराई शब्द क्या है, इसको आप भी समझ पा रहे होंगे, इससे एक भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना समुद्र कितना गहरा है, गहराई क्या है, भाव है एक तरीके का, ठीक है, भाववाचक संज्ञा गहराई। हम कहते हैं ना ये कितना गहरा है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, तो गहराई मतलब क्या है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका भाववाचक संज्ञा होगा। तो इस तरीके से आप अनुमान भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन गुत्थियों से यह संगठन जूझना चाहता है डैश रेखांकित शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। हमने गद्यांश देखा था जिसमें एक वर्ड आया था गुत्थी, इसका मतलब क्या है, ताकत है, कठिनाई है, पहेली है या फिर समस्याएं हैं, बताइए। जिन गुत्थियों से यह संगठन जूझना चाहता है वो क्या है, वो एक तरीके की समस्याएं हैं, ठीक है। देखिए चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार पैसेज को अगेन, क्योंकि मैं नहीं चाहती फ्रेंड्स कि आपके मन में कोई भी डाउट रहे कि ये मैंने अपने मन से तो नहीं बता दिया। जी नहीं, मैं मन से कुछ नहीं बता रही, क्योंकि गद्यांश से ही हमको नकल करना है। देखिए, जाति वर्ग और लिंग के भेदों में उलझी जिन गुत्थियों से यह संगठन जूझ रहा है, संगठन जूझ रहा है इन परेशानियों से, इन समस्याओं से, मेनली हम यहाँ पर क्या कहेंगे, समस्याएं वर्ड आ रहा है, तो ये जो गुत्थियां हैं ना ये समस्याएं हैं, ठीक है। जाति वर्ग और लिंग के भेदों में उलझी हुई जो समस्याएं हैं, इनसे क्या है संगठन जूझना चाहता है कि उसकी समझ बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे संगठन को विस्तार और वैचारिक गहराई दोनों मिलते चलें। ये गहराई वर्ड भी आ गया ना, जहाँ पर भाववाचक संज्ञा उत्पन्न हो रही है, और ये गुत्थी मतलब क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो चलिए आंसर हमको मिल गया, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ भी पा रहे होंगे फ्रेंड्स, और आंसर खुद भी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैचारिक में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए इसके लिए क्या आपको व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, सीटेट के लिए मैंने व्याकरण की ओनली 4 या 5 वीडियोस अपलोड करी हैं यूट्यूब पर। अगर आप उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन 4-5 वीडियो में ना मैंने आपको ट्रिक के साथ चीज़ें करवाई हैं जो आपकी पैसेज में पूछी जाती हैं। जैसे मैंने आपको प्रत्यय समझाया है, उपसर्ग समझाया है, संज्ञा समझाई है, संधि समझाई है, ठीक है, और अलंकार समझाए हैं। और ये सारे ना मैंने कोई आपको रूल्स नहीं रटवाए हैं, बल्कि ट्रिक के साथ याद करवाए हैं, क्योंकि सीटेट में ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं, 2-3 ही आते हैं, मैंने आपको बताया जैसा कि, और वो आप इन ट्रिक को लगा करके इजीली सॉल्व कर लेंगे, बिलीव मी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी फॉलो करी हुई है। और देखिए जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रत्यय उपसर्ग वाली वीडियोस देखी हैं उन्हें याद आ गया होगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगने वाला, और उपसर्ग होता है इसका जस्ट रिवर्स। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है आगे लगने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर वैचारिक में पीछे क्या लग रहा है, ये पीछे वाला जो का है यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। वैचारिक, इसके पीछे जो लगा होगा वो प्रत्यय होगा, और वैचारिक में अगर आपसे उपसर्ग पूछ लिया तो इसके आगे जो लगा होगा वो क्या होगा, इसका उपसर्ग होगा। अब देखिए वैचारिक आप क्लियरली कर पा रहे होंगे, वैचारिक, वैचार प्लस इक, इक प्रत्यय, ये रिक में लास्ट में क्या आ रहा है, इक, इक आ रहा है ना, और हमेशा छोटी ई होती है। मैंने आपको उन वीडियोस में भी समझाया था कि बड़ी ई, देखिए ये जो प्रत्यय लिखा है ना, इस नाम का कोई प्रत्यय नहीं होता है, कभी भी प्रत्यय में बड़ी ई नहीं लगती है। चाहे दुनिया का कोई भी शब्द आपसे पूछ ले, अगर बड़ी ई के साथ क लिखा है, ईक प्रत्यय, तो वो प्रत्यय होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय हमेशा छोटी ई के साथ लगता है, इक प्रत्यय है वैचारिक में। अगर आप वैचारिक को का संधि विच्छेद करना चाहें तो ये क्या हो जाता है, वैचार प्लस इक, वैचारिक, इक आ रहा है ना लास्ट में। अब आप में से काफ़ी लोग ना इस तरीके से भी कर देते हैं कि क प्रत्यय होगा, क प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि वैचारिक की बात हो रही है, वैचार प्लस इक, इक आ रहा है लास्ट में यानी कि पीछे, तो ये क्या हो गया, इसका प्रत्यय हो गया इक, ठीक है। तो वैचारिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, प्रत्यय और उपसर्ग पहचानना तो सबसे ज़्यादा ईजी है, मैं आपको यही बोलूँगी। उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो बाद में लगते हैं, यानी कि जो पीछे लगते हैं, बस इतना याद रखना है। बाकी थोड़ा सा डिटेल आपको और जानना है ट्रिक के साथ, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा एक बार, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये गद्यांश पूरा हो चुका है। गद्यांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी। और आज हमने सिर्फ एक गद्यांश किया है, लेकिन कल हमने गद्यांश के साथ पद्यांश भी किया था। अब हम कल को भी गद्यांश के साथ एक पद्यांश और ऐड कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने आपको ओनली एक गद्यांश करवाया है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आज इवनिंग 6 PM, और आप जानते ही हैं 6 PM में हमारी डेली CDP की क्लासेस होती हैं, जहां पर 47 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। उसी की सीरीज़ में आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो कैसी लगी, आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है कि इसी तरीके की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाएँ। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे इवनिंग में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।